हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अंकुश गोयल। आज हम सीए फाइनल और सीए आईपीसीसी दोनों के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट ऑडिटिंग में कुछ स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा जैसे कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें मार्क्स अगर अगर आप लैंग्वेज लिखोगे, आईसीआई मैट की लैंग्वेज लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैंने इसको कुछ क्वेश्चंस को जो भी स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस को अपनी मेमोरी टेक्निक के साथ याद करवाने का प्रयास किया है। जैसे कि हम सबसे पहले ऐसे करने जा रहे हैं ऐसे 315 इसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियम स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटीरियम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस करना है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, हम रिस्क ऑफ मटीरियम स्टेटमेंट को जानेंगे किसी भी क्लाइंट की एंटिटी एंड उसके इन्वायरमेंट को जान के। तो सबसे पहले इसकी जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे ये पांकरेकर सेट का स्कैनर है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द नॉलेज ऑफ द बिजनेस इन द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। आप कोई भी ऑडिट कंडक्ट करने गए हो तो उस किसी भी क्लाइंट की नॉलेज कैसे लोगे, उसके बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए क्या क्या कहाँ से नॉलेज लोगे। जैसे कि इसके आईसीआई मैट में जो आंसर लिखा है उसके 6 पॉइंट है, ए से लेके ए तक। तो आपको जेही लैंग्वेज अगर लिखोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे, वरना नहीं तो ऐसे ही एक आधा मार्क्स मिलेगा, फिर आप बोलते हो 40 नहीं क्रॉस हुए। तो सबसे पहले आप इसमें ऐसे में लिखा हो, जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लो उसमें इंट्रो देनी मस्ट है। इंट्रो ऐसे 315 की इंट्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इंट्रो है, इसमें भी इंट्रो। इसलिए पहले इंट्रो की 3-4 लाइनें तो आपको पूरा रट्टा लगा लेना है उसका। तो सबसे पहले मैं इंट्रो के लिए बताने जा रहा हूँ इंट्रो कैसे है। ये मैंने चार्ट बनाया है। पहले तो इंट्रो में क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका पर्पज है। ऐसे का पर्पज क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एट एडजस्टमेंट लेवल। हमने रिस्क ऑफ मटीरियम स्टेटमेंट को ढूंढना है जो फ्रॉड या एरर के द्वारा किया जा सकता है। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मीन्स ओवरऑल पूरे पे जिसका इफेक्ट बड़ा हो। एट एडजस्टेंट लेवल में जैसे आ गया, जैसे उसकी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, जो उसमें कोई भी रिस्क लग रहा है। ये रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट कैसे हम जानेंगे, इन 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, उसकी क्लाइंट की एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं। उसके बाद हम जब रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट जान लेंगे, उसके बाद हम करेंगे टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क। हम जब रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट का पता चल गया, उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे उनको रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसे 330 में। 315 में तो हम आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट। 330 में हमने रिस्पॉन्स देने हैं। ये इंट्रो हो गई। ये इंट्रो को आपने रट्टा लगा लेना है, इसकी ऐसी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ऐसी आपको 3-4 लाइनें ऐसी, या तो ऐसे चार्ट में लिख दो, या आपने पैराग्राफ में जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिख दो। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था नॉलेज ऑफ द बिजनेस कैसे लेनी है। उसमें थे ए से लेके ई तक पॉइंट थे, जैसे ए से ई। उसकी मैंने अपनी स्टोरी बनाई है। जैसे स्टोरी जैसे बनाई है, एफआईआर दर्ज करवाई आई4 के अगेंस्ट ताकि एपी में चेंज के रीज़न का पता चल सके एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बजट को पूरा किया जा सके। जैसे इसको आप स्टोरी याद कर लो, एफआईआर दर्ज करवाई आई4, किसी भी बंदे का नाम ले लिया जैसे आई4 के अगेंस्ट ताकि एपी में चेंज के रीज़न का पता चल सके एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। इसको आप रिलेट कैसे करोगे, ये भी देखो आप। जैसे पहला पॉइंट था एफआईआर, मैंने एफ मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री, आई मीन्स, आर मीन्स रेगुलेटरी। नॉलेज लेनी है, कैसे नॉलेज लेंगे, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल एफआरएफ। सेकंड पॉइंट था आई4 के अगेंस्ट। आई मीन्स टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओ मीन्स ऑपरेशन, सेकंड ओ मीन्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस, एंड एफ मीन्स फाइनेंस्ड। उस एंटिटी के ऑपरेशन देखेंगे, उसकी ओनरशिप एंड गवर्नेंस देखेंगे, एंड उस एंटिटी ने जो भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की हुई है वो देखेंगे। एंड लास्ट वन इज़ द उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे एंटिटी की, कि वो फाइनेंस कहाँ से है, डेट ओरिएंटेड है या इक्विटी ओरिएंटेड है। एंड थर्ड वन इज़ द अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने बताया था अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज का देखेंगे। AP मीन्स अकाउंटिंग पॉलिसी, उस एंटिटी ने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो उसका रीज़न पता करेंगे। एंड फोर्थ वन था उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। तो वो ऑडिटर देखेगा
measurement and a review of the entity's financial performance. And last one is the उसके objective, entity's objective, strategies and business risks that may result in the risk of the material misstatement. इन पॉइंटों के अलावा लास्ट में हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी भी कैसे है। ये सारे पॉइंट को अगर आप लिख दोगे तो आप 5 में से 4 तो मिनिमम आप स्कोर कर ही पाओगे। तो इसलिए ये आप एक स्टोरी के थ्रू याद करने का प्रयास करना आपको ईजी लगेगा। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट कर लिया, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। ये नॉलेज लेनी है बिजनेस के, जो पॉइंट कवर कर लिए मैंने। उसके बाद आ रहा है, ये छोड़ दो आप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद आ रहा है जो हमने रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट 2 लेवल पे चेक करना होता है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक एजेशन लेवल। इस पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 45 वो स्कैनर में है, जो मैं आपको बाद में करवाता हूँ। तो इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्क डेट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंफर्मेशन। कौन कौन से ऐसे रिस्क है जिसके लिए ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, तो ये मैंने ये पॉइंट है ना, इसलिए जो मैंने इसकी प्राइमरी टेक्निक बनाई है, जैसे इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड द ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग। कौन कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क है वो वाले। कम्प्लेक्स फ्रॉड किया इन अकाउंटिंग, रिलेटेड पार्टी ने अपनी सब्जेक्टिविटी यूज करते हुए अनयूजुअल ट्रांजेक्शन करी। कम्प्लेक्स फ्रॉड किया इन अकाउंटिंग में कम्प्लेक्स फ्रॉड किया इन अकाउंटिंग, रिलेटेड पार्टी ने अपनी सब्जेक्टिविटी यूज करते हुए अनयूजुअल ट्रांजेक्शन करी। ये इसकी आगे स्टोरी, अब इसमें से देख लीजिए आप। जैसे पहला पॉइंट है फ्रॉड, वेदर द रिस्क इज रिस्क ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड का रिस्क है तो हमें ज़्यादा कंसिडरेशन, ऑडिट कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। अकाउंटिंग वाला पॉइंट, वेदर द रिस्क इज रिलेटेड टू द रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स एंड कम्प्लेक्स वाला पॉइंट, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर कम्प्लेक्सिटी है ट्रांजेक्शन में, जैसे AS11 की ट्रांजेक्शन ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो वहाँ पे ज़्यादा कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे ऑडिट कंसिडरेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। द डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बायसनेस मीन्स वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर मैनेजमेंट ने कोई मिस इंटरप्रिटेशन कर दी या कोई डाटा चेंज कर दिया उसको। द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो लास्ट वन, वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन मीन्स आउटसाइड द कोर्स ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट ने अपनी पावर्स के बॉन्ड जाके कोई भी ट्रांजेक्शन करी है उसे बोलेंगे अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। ये सारे पॉइंट इसमें कवर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एरियाज टू बी एग्जामाइंड फॉर डेफिशिएंसी एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन CIS इन्वायरमेंट। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कंप्यूटराइज्ड क्लाइंट है जो कंप्यूटर यूज़ करता है या IT सेक्टर में है, तो वहाँ एज आ ऑडिटर आप कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, क्या कुछ चेक करोगे वहाँ पे। इसके 5 पॉइंट है जो कि मैंने ऑडिटर मेमोरी टेक्निक कैसे बनाई है ऐसे। जैसे PS ने ओप्पो फ़ोन लिया, PS किसका नाम होगा, उसने ओप्पो फ़ोन लिया है। P मीन्स क्या था, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, प्रोग्राम डेवलपमेंट। PS सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट। A एक्सेस कंट्रोल ओवर एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड CIS यूटिलिटी प्रोग्राम्स। P फिजिकल CIS सिक्योरिटी। O ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। हाँ जी, इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय IT। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे IT सिस्टम आल्सो पोज स्पेसिफिक रिस्क टू एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। IT है जो इंटरनल कंट्रोल पे भी रिस्क बनाती है, इम्पोज करती है। वो कौन कौन से है, IT कौन कौन से रिस्क इम्पोज करती है इंटरनल कंट्रोल पे। ये सिंपल आप लिख सकते हो, जैसे उसमें जैसे मैंने अपने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। अगर हम IT यूज़ करेंगे अपनी किसी भी कंपनी में तो क्या करेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। कोई भी अनऑथराइज कर सकता है, डाटे को एक्सेस कर सकता है। अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द डाटा इन द मास्टर फाइल एंड अनऑथराइज्ड चेंज टू द प्रोग्राम एंड सिस्टम्स।
अनऑथराइज्ड से रिलेटेड 2 पॉइंट है, एक तो एक्सेस एंड चेंजेस। चेंजेस में किस में है, मास्टर फाइल में, प्रोग्राम एंड सिस्टम में। एंड थर्ड वन इज अ फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। अगर हमने IT से कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर अगर सॉफ्टवेयर ही बना लिया तो उसमें हम नेसेसरी चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे आ रहा है इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन। जैसे भी कोई टैली वगैरह या कंप्यूटर पे काम हो रहा है तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन हो सकती है, क्योंकि वो एक PC दूसरे बंदे को भी लोड किया जाता है, वही उसका यूज़र नेम, तो हो सकता है कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन हो जाए। तो इनेबल टू एक्सेस डाटा, कई बार हम अनेबल हो जाते हैं अपने डाटा को एक्सेस करने में। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द IT पर्सनल गेनिंग एक्सेस बॉन्ड देयर असाइंड ड्यूटीज़। कई बार ऐसा होता है कि जो कि IT पर्सनल है वो अपने असाइन की हुई ड्यूटी से भी ज़्यादा असेस कर लेते हैं, बॉन्ड देयर ड्यूटीज़। एंड ओवरलाइंस ऑन द सिस्टम डेट में डाटा आर इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डाटा। कई बार हम ज़्यादा ओवरलाइंस कर लेते हैं ऐसे सिस्टम पर जो कि कंप्यूटर पे कंप्यूटराइज्ड होते हैं, तो ये भी एक रिस्क का कारण बन जाता है।